पहली प्रश्नावली होती है स्व प्रशासित प्रश्नावली, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनेयर। यहाँ पर जो अन्वेषक होते हैं वो एक प्रश्नावली बनाते हैं, प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार करते हैं और अपने मुखबिरों को, अपने छात्रों को जिनसे उन्हें डेटा एकत्रित करना होता है, उनको वो देते हैं। छात्र या मुखबिर उन्हें खुद ही अपने हाथ से भरते हैं और वापस अन्वेषक को उसे लौटा देते हैं। तो यहाँ पर जो अन्वेषक होता है उसका उनका हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं रहता है। अगला आता है साक्षात्कार कर्ता प्रशासित प्रश्नावली। यहाँ पर जो अन्वेषक होते हैं वो प्रश्नावली तैयार करते हैं और अपने मुखबिरों के पास जाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं और उसको भरते हैं। तो यहाँ पर एक फायदा ये होता है कि अगर कोई भी मुखबिर है जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको कोई एक भाषा समझ नहीं आती है जिस भाषा में वो प्रश्नावली तैयार करी गई है, तो अन्वेषक अपनी भाषा में उसे बदलकर मुखबिरों से सवाल पूछ सकता है और डेटा एकत्रित कर सकता है। अगला होता है टेलीफोनिक प्रश्नावली। यहाँ पर टेलीफोन का उपयोग करके, मोबाइल फोन का उपयोग करके जो अन्वेषक है वो अपने मुखबिरों से डेटा एकत्रित करते हैं। एक प्रश्नावली तैयार करी जाती है, मुखबिरों को फोन करा जाता है और एक के बाद एक उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके अनुसार जो अन्वेषक होते हैं वो अपना डेटा एकत्रित करते हैं। अगला आता है डाक या मेल प्रश्नावली। आजकल ये बहुत चलन में है। अपना समय बचाने के लिए, धन बचाने के लिए आजकल क्या होता है कि जो हमारा मेल है, लोग एक प्रश्नावली तैयार करते हैं जिसे गूगल फॉर्म के मदद से भी तैयार करा जाता है या वर्ड डॉक्यूमेंट पर भी तैयार करते हैं। तो एक प्रश्नावली तैयार करी जाती है और जो भी छात्र हैं, मुखबिर हैं, उनको वो मेल करा जाता है और उसको वो भर कर, मुखबिर उसे भरते हैं और वापस अपने अन्वेषक को भेज देते हैं। लेकिन इस विधि का, डाक या मेल प्रश्नावली का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ पर जो अन्वेषक होता है उनका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। कई बार ये भी होता है कि जो मुखबिर है वो मेल को चेक ही ना करें या चेक करें वो उसको ना भर के दें, या कोई उसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं वो सिर्फ 5 प्रश्न का उत्तर दे और 5 प्रश्न ना दे। तो यहाँ पर जो कमियां होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और जो फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगला आता है प्रश्नावली विधि के लाभ। प्रश्नावली विधि के बहुत सारे लाभ हैं क्योंकि यहाँ पर आप एक प्रश्न की एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं। टेलीफोन भी कर सकते हैं, मेल भी भेज सकते हैं, खुद जाकर भी भरवा सकते हैं। तो अगर आपका रिसर्च करने के लिए जो आबादी है वो बहुत बड़ी है तो उसके लिए ये जो विधि है ये बहुत लाभदायक है। इसमें समय भी कम लगता है क्योंकि आपने सिर्फ प्रश्नावली अपने मुखबिरों को देनी है और वो उसे भरकर आपको देंगे। धन भी कम लगता है क्योंकि अगर आप खुद जाके भरवाते हैं वहां पर धन और समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है। बाकी अगर कोई भी प्रश्नावली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे मेल हो या फिर स्व प्रशासित हो, तो उस केस में जो धन और समय है वो कम लगता है। नुकसान की अगर बात करें तो ये मेथड, ये विधि आप तब यूज कर सकते हैं जब साक्षात्कार या फिर आपके जो अन्वेषक है वो शिक्षित हो। अगर वो शिक्षित नहीं है, जिस चीज के लिए डेटा एकत्रित करना है उसके बारे में उन्हें विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं है, तो इस विधि का कोई भी फायदा नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ प्रश्न ऐसे हो जो अनुत्तरित रह जाए, अनआंसर्ड रह जाए, जैसे मैंने आपको बताया था टेलीफोनिक में भी हो सकता है। मेल में तो बहुत ज्यादा होता है ये चीजें कि कुछ प्रश्नों के उत्तर जो मुखबिर होते हैं वो देते ही नहीं है। जो प्रश्नावली की वापसी की दर है वो भी कम होती है क्योंकि वहां पर उनके ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है। हो सकता है मेरे पास मेल आई हो,
मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उसका जवाब देने के लिए, मैंने अपने दोस्त को कहा कि इस प्रश्नावली को भरकर आप दे दो। तो वहां पर जो जानकारी उन्हें मुझसे चाहिए थी वो मुझसे ना मिलकर मेरे दोस्त से मिली है। तो यहाँ पर जो डेटा उनका एकत्रित होगा वो ज्यादा काम का नहीं रहता है। अगला आता है केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक इकाई लेते हैं। अब वो जो इकाई है वो एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, व्यक्ति का कोई जीवन का सार हो सकता है, कोई एक परिवार हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, संगठन हो सकती है। तो उनकी हम एक छोटी सी छोटा सा हिस्सा लेते हैं और उसके ऊपर विस्तार पूर्वक पढ़ाई करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए देती हूँ, मारुति और सुजुकी का जो मर्जर हुआ था। अगर मुझे अपने बच्चों को बताना है या मुझे अपने बच्चों से को ये देखना है कि उन्हें उस पार्ट से कितना समझ आया, मैं उनको उस चीज से रिलेटेड एक केस स्टडी दी, टाटा मारुति सुजुकी की। उसको वो पढ़ेंगे कि कब उनका मर्जर हुआ, क्या क्या उन्होंने प्रोडक्ट जो थे वो बनाए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने बेचे, कितना उन्हें फायदा हुआ, कितना उन्हें नुकसान हुआ। तो वो उसको पूरा पढ़ेंगे विस्तार में, और अंत में कुछ सवाल दिए जाते हैं, कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिनका उन्हें जवाब देना होता है। और उन जवाबों के आधार पर हम अपना डेटा एकत्रित करते हैं कि छात्रों को कितना समझ में आया है वो पाठ, या जो भी जानकारी आपको एकत्रित करनी है। फायदे की अगर बात करें यहाँ पर, तो प्रत्यक्ष व्यवहार अध्ययन। यहाँ पर आप उनका जो भी व्यवहार है वो डायरेक्टली आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोई भी छात्र जवाब दे रहा है एक चीज का, वो आसानी से आप पता लगा सकते हैं। वास्तविक और व्यक्तिगत अनुभव रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि हर बच्चे का जवाब आप देख रहे हैं, तो व्यक्तिगत रिकॉर्ड आपको मिलता है कि उस बच्चे का जो थिंकिंग है वो किस तरह से चल रही है, किस तरह से वो उस केस स्टडी को समझ रहा है, या उसकी जो विश्लेषण क्षमता है या जो कौशल में वृद्धि है वो कितनी हुई है, उसका जो ब्रेन है वो कितना वर्क कर रहा है और कितना अच्छी तरह से वो किसी भी चीज का विश्लेषण कर पा रहे हैं, एनालिसिस कर पा रहे हैं। नुकसान की अगर बात करें तो एक केस स्टडी हमेशा दूसरी केस स्टडी से अलग होती है। जो मामला मारुति सुजुकी पर लागू होगा वो किसी और कंपनी पर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर आप एक सीमा क्षेत्र का ही उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी लोगों को केस स्टडी के विधि के अनुसार आप डेटा कलेक्ट कर पाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि केस स्टडी अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। और जहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, धन ज्यादा लगता है, वहां पर हमेशा वो विधि वहां लागू करी जाती है जहां पर आपका जो सीमा क्षेत्र है, जहां पर आपके जो मुखबिर हैं वो कम संख्या में हो। अगर ज्यादा संख्या में होते हैं तो केस स्टडी विधि वहां पर काम नहीं करती है, और अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपका जो समय है, जो पैसा है, वो बहुत ज्यादा लगता है। अगला आता है सर्वेक्षण विधि, जिसे हम लोग कहते हैं सर्वे मेथड। सर्वे मेथड यहाँ पर अगर आप एक बड़े हिस्से में स्टडी करना चाहते हैं, अगर या आपका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप किसी के भी बिहेवियर को पढ़ना चाहते हैं, व्यवहार को पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग सर्वेक्षण विधि का यूज करते हैं। सर्वेक्षण विधि के अपने आप में बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, वहां से हम लोग डेटा एकत्रित कर रहे हैं। तो हमारा जो डेटा होता है वो सटीक होता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग होंगे उतना सटीक आपका डेटा होगा, और जितने कम लोग होंगे उतना कम डेटा आपका सटीक होगा। क्योंकि आप 10 लोगों के आधार पर 100 लोगों की आपको 100 लोगों के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। अगर आपने 10 लोगों से ही डेटा एकत्रित करा तो गलती होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप 100 में से 90 लोगों से डेटा एकत्रित कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सही आपका जो आंसर आएगा वो उसके चांसेस बहुत ज्यादा
बढ़ जाते हैं। तो सर्वेक्षण विधि वहां पर लाभदायक होती है जहां पर आबादी जो है वो एक बड़ी संख्या में होती है। नुकसान की बात करें अगर, इस विधि में समय बहुत लगता है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है तो समय भी ज्यादा लगेगा। जानकारी गहराई से प्रवेश नहीं करती है। देखिए, ये अपने आप में एक नुकसान भी है और एक फायदा भी है। उदाहरण के लिए जैसे आजकल तो बहुत कम हो गया है ये, लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि कोई भी कंपनी अगर साबुन लॉन्च कर रही है या शैम्पू लॉन्च करती थी, तो उससे पहले अगर आपको याद हो तो घर पर कुछ लोग आते थे और वो कहते थे हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का यूज कर रहे हैं। तो वहां पर कई बार क्या होता है, जो अन्वेषक होते हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए खुद ही उस फॉर्म को भर देते हैं। तो जो जानकारी होती है वो उनकी अपनी होती है, या कई बार वो ऐसे ही पहले सवाल पर ए टिक कर दिया, दूसरे पर बी कर दिया, तीसरे पर सी कर दिया। तो जो उनको जानकारी मिलती है वो सटीक जानकारी नहीं होती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच करता है, जो अन्वेषक है, उसको डेटा संग्रह के लिए अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज का वो डेटा एकत्रित करने जा रहा है। अगर उन्हें जानकारी ही नहीं है तो डेटा ढंग से इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अगला आता है अप्रत्यक्ष मौखिक जांच, जिसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में देखिए क्या होता है, जो अन्वेषक होते हैं वो किसी और लोगों को का इंटरव्यू करते हैं, किसी और लोगों से सवाल पूछते हैं जो कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट के टच में होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मुझसे किसी ने डेटा एकत्रित करना है, मैं वहां पर घर पर नहीं हूं या मैंने अपनी जानकारी देने से मना कर दिया, बट उन्हें जो डेटा है वो मेरे से ही चाहिए, मेरा ही डेटा चाहिए। अब क्योंकि मैं उनको डेटा नहीं दे रही हूं, मैं उनके संपर्क में नहीं हूं, तो जो साक्षात्कार होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी तीसरे व्यक्ति से डेटा एकत्रित करते हैं जो मेरे निकट संपर्क में होते हैं, मेरे किसी दोस्त से, मेरे किसी पड़ोसी से वो डेटा को एकत्रित करेंगे मेरे बारे में। तो ये होता है कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से वो डेटा को एकत्रित कर रहे हैं। अब ये पद्धति का उपयोग तब करा जाता है जब प्रतिवादी, यानी कि मैंने जब डेटा देने से इनकार कर दिया है या किसी भी कारणवश मैं घर में उपलब्ध नहीं हूं। अब ये जो जांच है, ये जो विधि है, ये तभी यूज करी जा सकती है और इसकी जो सटीकता है वो काफी हद तक इस पर निर्भर करती है कि जिस तीसरे व्यक्ति का चुनाव करा गया है वो मेरे कितने करीब है या उनको मेरी कितनी जानकारी है। अगर वो मेरे करीब नहीं है या उनको मेरी सटीक जानकारी नहीं है, तो वो जो तीसरा व्यक्ति चुना गया है अन्वेषक द्वारा, वो मेरी सही जानकारी प्रदान नहीं करेगा। अप्रत्यक्ष मौखिक जांच की अगर बात करें तो इस विधि का प्रयोग तब करा जाता है जब जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, या फिर अगर जो ओरिजिनल रिस्पोंडेंट है या जो असली मुखबिर है, मूल मुखबिर है, वो अवेलेबल नहीं है, उनसे जानकारी एकत्रित नहीं करी जा सकती और किसी और के द्वारा आप उनकी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अब जानकारी अधिक सटीक और विश्वसनीय हो सकती है क्योंकि विषय के विशेषज्ञ से एकत्रित किया जाता है। देखिए, ये एक लाभ भी है और अपने आप में एक फायदा भी है, क्योंकि ये जो सटीकता और विश्वसनीयता है ये निर्भर करेगी उसी इंसान पर जो तीसरा इंसान मेरे बारे में कुछ भी जानकारी प्रदान कर रहा है। अगर उन्हें मेरे बारे में सटीकता से जानकारी प्रदान नहीं है तो वो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी देंगे वो बिल्कुल सटीक नहीं होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।